हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी एमआईसी ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के एग्जाम से संबंधित आज महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हम कह सकते हैं कि स्पोर्ट ट्रेनिंग से संबंधित यानी खेल प्रशिक्षण और प्रमुख जो मापक विधियां हैं उससे संबंधित आज महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं। और मैं चाहूंगा कि पूरा वीडियो देखें, तब इसका आनंद आपको आएगा। और वीडियो आज छोटा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पेजेस नहीं है, 35 या 36 पेज का ये वीडियो है, तो आधा घंटा अधिकतम आपको समय देना पड़ेगा। तो आइए समय न गंवाते हुए हम आज सीएलटी ग्रेड फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत आज हम खेल प्रशिक्षण यानी हम कह सकते हैं स्पोर्ट ट्रेनिंग से संबंधित आज हम बातें करेंगे। जो पहला टेस्ट काफी आपको पता है, लेकिन आपका जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाए, हमेशा मेमोरी में बैठ जाए, इस तरह से मैं प्रश्नों को लेकर के आने का प्रयास करता हूँ। जैसे आपको मैंने बताया, कूपर टेस्ट किसके मापन हेतु प्रयोग किया जाता है? कूपर टेस्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ऑप्शन सी सही है, सहन शक्ति, जिसको हम एंडुरेंस पावर कह सकते हैं। हम कूपर टेस्ट के द्वारा इसी को मापते हैं, सहन शक्ति को, एंडोरेंस को मापते हैं। आइए मैं बात करता हूं कूपर टेस्ट में होता क्या है। 12 मिनट की आपको दौड़ कराई जाती है। देखिए 12 मीटर दौड़ी गई दूरी से व्यक्ति की जो एरोबिक क्षमता है, एरोबिक क्षमता जिसको हम सहन शक्ति का पता चला सकते हैं, एरोबिक क्षमता और सहन शक्ति का हम पता चला सकते हैं। किसी व्यक्ति को, एथलीट को 12 मिनट उसको दौड़ा करके और उसका जब हम चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका एंडुरेंस, सहन शक्ति, एरोबिक कितना है। तो इसी को कह सकते हैं हम कि सहन शक्ति, एंडुरेंस। यानी कूपर टेस्ट किसके मापन हेतु प्रयोग किया जाता है? तो सहन शक्ति, एंडुरेंस को प्रयोग किया जाता है। आइए समय न गंवाते हुए हम आपको एक फिगर के भी माध्यम से आपको लेकर के आए। हम देख सकते हैं ये 12 मीटर जो टेस्ट है, यहाँ पे देखेंगे ये इनके द्वारा दौड़ा करके एक जो उनका परीक्षण किया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, हम यहाँ पे देखें। नेक्स्ट, मांसपेशियों की मूल इकाई, देखिएगा मांसपेशियों की मूल इकाई को क्या कहते हैं? तो सार्कोमियर बोलते हैं इसको, जो सार्कोमियर इसको बोलते हैं, मांसपेशियों की मूल इकाई को, जिसका हमने एक यहाँ पे पिक देने का प्रयास किया है। ये आपका जो बॉन्ड है इसको तोड़ करके यहाँ जब बनाया गया है तो सार्कोमियर, इसका काम क्या है शरीर में ये भी जान लेते हैं। जो मांसपेशियों की मूल इकाई को हम सार्कोमियर कहते हैं। और यह कंकाल और हृदय की मांसपेशियों में पाया जाता है। जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें कह सकते हैं, या बॉडी के जितने हड्डियां हैं जिसको हम कंकाल कहते हैं, यह मांसपेशियों के संकुचन के लिए जिम्मेदार है। यह बताया, मैंने आपको बताया, कंकाल और हृदय की मांसपेशियों में पाया जाता है। जो मांसपेशियों में संकुचन होता है वो सार्कोमियर का ही एक सहयोग या कार्य होता है। नेक्स्ट चलते हैं, इसका एक फिगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं। ये आपका एक बॉन्ड है जिसको हम सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे, इसी को हम अलग करके यहाँ पे दिखाएं, जिसको हम सार्कोमियर बोलते हैं। इसी का ये पूरा डिटेल है, जो कि बायोलॉजी तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस आपको इतना जानना है कि सार्कोमियर क्या है, बस मूल इकाई है मांसपेशियों की। नेक्स्ट चलते हैं, जो हाफर टेस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए सही है, जो शारीरिक दक्षता मापने के लिए जो हाफर टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ये आपको देखते हैं, जो हाफर टेस्ट का मतलब है अमेरिकन एसोसिएशन फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। यह टेस्ट 1958 में, यह टेस्ट 1958 में आया था, जो 6 आइटम से मिलकर बना है। देखिएगा, पूछ देता है हाफर टेस्ट कितने आइटम से मिलकर के बना है, तो ये 6 आइटम से मिलकर के बना है। शारीरिक दक्षता, फिजिकल फिटनेस मापता है। क्या मापता है? शारीरिक दक्षता, फिजिकल फिटनेस मापता है। ये 6 जो आइटम्स हैं वो कौन से हैं? इन 6 आइटम्स की भी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ 6 आइटम्स की हमने यहाँ पे डिटेल व्याख्या कर दिया है। पहला जो है, लड़कों के लिए पुल अप्स और लड़कियों के लिए जो फ्लैक्स्ड
आर्म हैंग, ऊपरी देखिए अब क्या करता है, यह ऊपरी शरीर की ताकत और सहन शक्ति को मापने के लिए, पहला जो ऊपरी शरीर की ताकत और सहन शक्ति को मापने के लिए, दूसरा है सीटअप्स यानी पेट की मांसपेशियों की ताकत और सहन शक्ति को मापने के लिए, तीसरा है शटल रन यानी गति और चपलता को मापने के लिए, चौथा है खड़े होकर लंबी कूद यानी पैर की मांसपेशियों की शक्ति और विस्फोटक शक्ति को मापने के लिए, और पांचवा है 50 मीटर स्प्रिंट यानी गति को मापने के लिए, और छठवां है 600 यार्ड रन वॉक यानी हृदय संबंधी सहन शक्ति को मापने के लिए। यानी हम कह सकते हैं जो आफ्टर टेस्ट है ये 6 आइटम से मिल करके बना है। ये 6 आइटम का हमने इसलिए जिक्र कर दिया कि आप 6 आइटम क्या है, 6 आइटम पूछ दिया कितने आइटम से मिल करके बना है, तो 6 आइटम। मेरा प्रयास ये रहता है कि कम समय में एक प्रश्न के साथ बहुत सारे प्रश्न आपको दें एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट मुख्यतः क्या मापता है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट मुख्यतः क्या मापता है, तो ऑप्शन बी सही है, एरोबिक सहन शक्ति को मापता है। वो कैसे मापता है, देखिए यहाँ पे ये ब्रेंच पे ये कूद रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में व्यक्ति एक बेंच पर लगातार चढ़ता उतरता है, यहाँ एक ब्रेंच है ना, इस पे लगातार चढ़ और उतर रहा है, चढ़ता उतरता है। इसके बाद दिल की धड़कन, हार्ट रेट, दिल की धड़कन जिसको हम हार्ट रेट गिनी जाती है, यानी चढ़ने उतरने के बाद आपकी जो हार्ट रेट को काउंट किया जाता है, यह है जो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस और सहन शक्ति मापने का एक प्रमुख टेस्ट है। यानी कार्डियोवैस्कुलर एवं फिटनेस सहन शक्ति को मापने का एक यह प्रमुख एक टेस्ट है जिसको हार्वर्ड स्टेप टेस्ट कहते हैं, जिसको एरोबिक सहन शक्ति के नाम से हम जानते हैं, यही टेस्ट है। आइए और इसका फिगर देखिए, बहुत सारे लोग को हमने यहाँ पे देखा, ये आपका ब्रेंच है, इसी ब्रेंच पे चढ़ते हैं और उतरते हैं, इससे हार्ट रेट से इनकी गतिविधियों का हम पता लगाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे, यहाँ पे देखते हैं सीट एंड रीच टेस्ट। देखिएगा सीट एंड रीच टेस्ट किस घटक को मापता है, तो किस घटक को मापता है, ऑप्शन बी सही है, लचीलापन जिसको हम कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी को मापता है। यहाँ पे एक देखिए बेंच है या बॉक्स है, यहाँ पे इस तरह से मापा जाता है, अभी और मैं आपको एक फिगर के माध्यम से बताऊंगा। सीट एंड रीच टेस्ट मुख्य रूप से हैमस्ट्रिंग और पीठ के निचले हिस्से के लचीलेपन को मापता है। हैमस्ट्रिंग एवं जो पीठ के निचले हिस्से को मापता है, और व्यक्ति जमीन पर बैठकर, जैसे व्यक्ति जमीन पर बैठकर पैरों को सीधा करके आगे झुकता है और हाथों से जितना आगे छू सकता है उतना मापा जाता है, इसी को कहते हैं सीट एंड रीच है। आपके बॉडी में जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी आप उतना ही दूर तक जा सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी को सीट एंड रीच टेस्ट के द्वारा मापा जाता है। आइए हम समय न गंवाते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे देखिए सीट एंड रीच टेस्ट का एक यहाँ पे बनाया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं जो प्लेस ऑन हैंड ऑन द टॉप अदर, यहाँ पे जितने ही आगे हमको जितना ही आगे आप ले जा सकते हैं, यहाँ पे बॉटम जो यानी हम कह सकते हैं बॉटम द फिट जो अगेंस्ट द 6 एंड जो रिच बॉक्स है, ये बॉक्स है, बॉक्स से आपको सपोर्ट लेना है, और आप जितना आप एकदम पैर सीधा करके तो ये हम कह सकते हैं इसकी हम फ्लेक्सिबिलिटी मापते हैं। जितना ही दूर तक आपका हाथ जाएगा आपके बॉडी में उतना ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है, तो सीट एंड रीच टेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी एंड लचीलापन को मापता है। आइए हम आगे बात करते हैं यहाँ पे कि BMI जिसको बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, यानी BMI जिसको बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, निकालने का सूत्र क्या है, यानी बॉडी जो BMI कैसे निकालते हैं उसके फार्मूले क्या है, तो इसका फार्मूला भी सही है, वजन किलोग्राम और उसमें भाग दे देंगे ऊंचाई और मीटर का हम वर्ग कर देंगे,
तो ये आपका फार्मूला है, यानी वजन जिसको किलोग्राम में, वेट जो केजी में, और जो हाइट है वो मीटर में, और उसका वर्ग कर देंगे। ये आपके फार्मूले हैं। जैसे हमने देखा सूत्र है, बताएं वजन किलोग्राम में और बटे ऊंचाई मीटर में, वो का वर्ग, यानी दूसरे शब्दों में हम एक संक्षेप में आप देख सकते हैं कि केजी यानी बटे m2, यानी हम कह सकते हैं केजी बटे m2, यानी मीटर का वर्ग हम कर देंगे तो बीएमआई इंडेक्स निकल जाएगा। आइए हम आपको निकाल के भी बताने का प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल से अगर ऐसे आ जाए, उदाहरण के लिए हमने एक एग्जाम्पल बनाया जिससे आपको क्लियर हो जाए। यदि आपका वजन, यानी किसी व्यक्ति का, यानी हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति का वजन 70 केजी है, देखिए 70 केजी है, किसी व्यक्ति का वजन 70 केजी है और आपकी ऊंचाई 1.75 मीटर है, ये आपकी हाइट जो है 1.75 मीटर है, तो आपकी बीएमआई यानी हम कह सकते हैं बॉडी मास जो इंडेक्स होता है वो गणना करना है, तो क्या होगी। तो हमने आपको जो पहले उत्तर बता देते हैं। ऑप्शन ए है 22.86। 22.86 कैसे आता है ये आपको मैं बताऊं, क्योंकि मैंने आपको बताया था केजी यानी वजन, अब बटे क्या होता है आपका मीटर हाइट। तो हम आपको बताते हैं कि अगर हम ये 70 केजी कर देते हैं और 70 केजी कर देते हैं, और जो हमने बताया ये उसके नीचे क्या करना है, जैसे 1.75 हमने कहा कि जो मीटर स्क्वायर, ये 1 यहाँ पे 1.75 गुणे 1.75, यानी 1.75 का वर्ग की बात किया ना, तो 1.75 गुणे 1.75 जब गुणा करेंगे तो आ जाए आपका 3.0625, 3.0625 आपका है। जब ये गुणा करेंगे तो आ जाएगा। अब बात करते हैं कि 70, अब इसके बाद इसको हम बाटे कर देंगे, 3.0625 जब हम करेंगे तो ये 22.85 कुछ आएगा। तो चूंकि 5 से ऊपर है इसलिए इसको 22.86 हमने 70 बटे 1.2 इंटू 1.75 इंटू 1.75 कर दिया है, तो ये इतना आएगा 3.0625, और 70 से में जब भाग दे देंगे तो ये आ गया आपका 22.86 आ जाएगा। तो इसलिए आपका सही उत्तर 22.86। हमने 60 में, इसे संक्षेप में क्या कहते हैं, बीएमआई का जो सूत्र है केजी बटे जो मीटर स्क्वायर यानी मीटर का वर्ग भी लिख सकते हैं। इस तरह का भी आपका फार्मूला अगर देता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप वहां पे दे दीजिएगा। वजन से हम मीटर में भाग दे देंगे, स्क्वायर करके हमारा बीएमआई निकल जाएगा। हमने आपको सरलता से समझाने का प्रयास किया है। आइए नेक्स्ट, क्रॉसली ड्रिबल टेस्ट किस खेल से संबंधित है? क्रॉसली ड्रिबल टेस्ट तो ये आपका है बास्केटबॉल से ये संबंधित है। मैंने और यहाँ पे क्वेश्चन जोड़ा है, 50 मीटर दौड़ जो टेस्ट मुख्यतः क्या मापने के लिए, तो गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आता है कि 50 मीटर टेस्ट क्या मापने के लिए किया जाता है, गति दे दिया, जो हाइट दे दिया, जो भी वो दे दे, आप सही उत्तर लगाएंगे, आप गति लगाएंगे। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक्स, अगर आपको तुरंत वीडियो पाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम का लिंक डाल दिए हैं, आप चाहें तो जुड़ जाएंगे। जैसे ही मैं वीडियो बनाता हूं मैं टेलीग्राम पे डालता हूं, जिससे कि हमारे जो भी दर्शक, हमारे छोटे और बड़े भाई हैं, उन तक पहुंच जाए। तो आइए मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। समय के अभाव के कारण बहुत ज्यादा वीडियो मेरे नहीं आ पाते हैं, लेकिन जो भी वीडियो आएंगे बहुत सिलेक्टेड आएंगे और पॉइंट टू पॉइंट से अब चलेंगे और खिचड़ी के हिसाब से नहीं चलेंगे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। जो है जो रिकली एंड जॉन टेस्ट मुख्यतः
किस आयु वर्ग के लिए विकसित किया गया है? देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है तो सब लोग किशोरों, बच्चों, वयस्कों के लिए हम लगाएंगे, समझ जाएंगे खिलाड़ी तो वयस्क होता है, लेकिन यहाँ पे वरिष्ठ नागरिक के लिए, यानी हम कह सकते हैं जो रिकली एंड जोन्स टेस्ट 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के कार्यात्मक फिटनेस, यानी हम कह सकते हैं जो फंक्शनल फिटनेस मापने के लिए विकसित किया जाता है, तो एक वरिष्ठ नागरिक के लिए हम रिकली एंड जोन्स टेस्ट का प्रयोग करते हैं। बात आगे करते हैं। शटल रन 10 × 4 मीटर टेस्ट किसे मापने के लिए उपयोग होता है? शटल रन 10 × 4, यानी हम कह सकते हैं कि यहां से यहां की बीच की दूरी 10 मीटर हो जाएगी, यहां से यहां के मीटर, और यहां से एक बार जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा और फिर आएगा, यानी 4, यानी 40 मीटर हो जाएगा। तो किस मापने के लिए किया जाता है? तो स्वाभाविक है, आप जान सकते हैं गति एवं फुर्ती, जिसको हम कहते हैं जो एजिलिटी जो होता है, यानी जिसके पास गति होगा, फुर्ती होगा, वही इस शटल रन को कर पाएगा। तो इसलिए ऑप्शन बी सही है। अब मैं स्टैंडिंग ब्रांड जंप टेस्ट, जो स्टैंडिंग ब्रांड जो जंप टेस्ट है वो क्या मापता है? तो विस्फोटक शक्ति, जिसको हम कह सकते हैं एक्सप्लोसिव पावर को मापता है, विस्फोटक शक्ति को मापता है स्टैंडिंग ब्रांड जंप टेस्ट। तो यहां पे इसको भी मैं साधने का प्रयास किया हूं। नेक्स्ट, सबसे लंबी अवधि का प्रशिक्षण चक्र क्या कहलाता है? लंबी, तो लंबी का मतलब होता है कि लंबी मतलब माइक्रो साइकिल। मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक्स में एक शब्द है माइक्रो, जो माइक्रो का मतलब होता है छोटा, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, माइक्रो का मतलब होता है कि स्मॉल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं माइक्रो मतलब कम अवधि के लिए, और मैक्रो, जो मैक्रो होता है, ये जो मैक्रो होता है इसका मतलब होता है बड़ा, इसका मतलब होता है बृहद, इसका मतलब होता है विशाल। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं सबसे लंबी अवधि, तो लंबी अवधि का मतलब होता है माइक्रो साइकिल, यानी हम कह सकते हैं माइक्रो साइकिल। हमें सबसे कम 3 से 10 दिन की अवधि का जो प्रशिक्षण होता है माइक्रो साइकिल, और 3 से 6 सप्ताह है, यानी सप्ताह की जब आती है तो प्रशिक्षण को मैसो साइकिल के नाम से हम जानते हैं, मैसो साइकिल के नाम से जानते हैं, ये बीच की अवधि है। नेक्स्ट, तनाव बढ़ने पर मांसपेशी की लंबाई कम होना कहलाता है। जब तनाव बढ़ता है तो मांसपेशी की अगर लंबाई कम होना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो स्वाभाविक है जो है कंसेंट्रिक और कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन इसको कहते हैं। मैं आपको हिंदी में भी लिख दिया, इसे संकेंद्रित संकुचन यहाँ पे जो कंसेंट्रिक और यहाँ पे कंट्रैक्शन कहा जाता है। जो यहाँ पे इसको ये शब्द हो जाएगा और ये आपका ये शब्द हो जाएगा, तो इसे हम कह सकते हैं कंस्टेंसिक और कंट्रैक्शन कहा जाता है। यहाँ पे हमने लिख दिया है तनाव बढ़ने पर मांसपेशी की लंबाई अगर कम होती है तो इसको हम इस नाम से जानते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं, रक्तदाब को मापने का यंत्र कौन सा है? रक्तदाब, रक्त का मतलब होता है ब्लड, दाब मतलब होता है प्रेशर, इसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं बीपी। वह किससे मापते हैं? तो जो स्फिग्नोमैनोमीटर होता है इसी से मापते हैं। जो स्फिग्नोमैनोमीटर जिसका हमने आपको यहाँ पे एक फिक आपको बताने का काम किया है, तो इसी से बीपी हम कह सकते हैं, बीपी जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर, उसी को हम बोलते हैं रक्तदाब ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, साइकिलिंग करना, रस्सी कूदना, तैरना आदि जो तरह की क्रियाएं किस प्रकार की एक्सरसाइज कहलाती है? स्वाभाविक है यहाँ पे काफी लंबा समय का काम, रस्सी कूदना तो थोड़ा समय लगता है, तैरना भी है, साइकिलिंग भी 1 मिनट का तो काम है नहीं, तो स्वाभाविक है जहां पे लंबी अवधि की बात आती है उसको हम बोलते हैं एरोबिक।
एरोबिक, यानी हम कह सकते हैं ये एरोबिक क्रिया के अंतर्गत आता है। और एक चीज और मैं जो स्पीड प्ले विधि को सहनशीलता एंडुरेंस नाम से भी हम जानते हैं। स्पीड प्ले को किस नाम से जानते हैं? तो सहनशीलता एंडुरेंस के नाम से भी उसको हम जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ऐसा व्यायाम, ऐसा एक्सरसाइज, ऐसा व्यायाम जिसमें व्यक्ति एक लंबे समय तक बिना रुके अधिक ऑक्सीजन ग्रहित कर पेशी में ऊर्जा पर निर्भर रहकर लंबे समय तक क्रियाकलाप करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? स्वाभाविक है, वही बात आ गई, लंबे समय, एरोबिक व्यायाम कहेंगे उसको, एरोबिक एक्सरसाइज कहेंगे। इसलिए आपका सही उत्तर बी है, एरोबिक व्यायाम, एरोबिक एक्सरसाइज। और लघु एरोबिक व्यायाम 2 से 8 मिनट, यानी लघु मतलब छोटा जो एरोबिक एक्सरसाइज होता है वो 2 से 8 मिनट के बीच होता है। लघु मतलब छोटा। यहां देखिए पोस्चर मापक यंत्र है, पोस्चर मापक यंत्र है, तो ऑप्शन ए सही है। जो कन्फर्मेशन यंत्र होता है उसे हम बॉडी पोस्चर मापने का काम करते हैं। स्पायरोमीटर, डायनोमीटर और स्टेडियोमीटर हमने ऑप्शन में डाल दिया, तो इसका भी मतलब सोचे आपको बता दें। स्पायरोमीटर फेफड़ों, जिसको हम वायतल, जिसको हम बीटल कैपेसिटी की क्षमता मापते हैं। जो ये आप देख सकते हैं, ये एक आप जो फिगर आपको दिया गया है, ये जो वाइटल कैपेसिटी मापने का यह एक मशीन है, जो इसके द्वारा आपकी जो वाइटल यानी जो फेफड़े की क्षमता होती है उसको हम मापते हैं। तो स्वाभाविक है स्पायरोमीटर का मतलब है फेफड़ों की क्षमता मापने का यह यंत्र है। तो हमने आपको यहाँ पे डायनोमीटर क्या होता है, यहाँ पे देखिए, डायनोमीटर से लेग लिफ्ट और लेग शक्ति को मापने का काम हम डायनोमीटर के द्वारा करते हैं। स्टेडियोमीटर से शरीर की ऊंचाई मापने के लिए, स्टेडियोमीटर अगर शरीर की आपकी हाइट कितनी है तो स्टेडियोमीटर से हम शरीर की हाइट को मापते हैं। गोनियोमीटर दो हड्डियों के बीच कोण को जब हमें मापना होता है तो गोनियोमीटर का हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमने इन सब ऑप्शन का भी आपको एक साथ में हमने उत्तर बताया, जिससे कि आपको कहीं से किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। एंथ्रोपोमेट्रिक मापन जो हम कह सकते हैं, एंथ्रोपोमेट्रिक माप जो होता है, क्या मापते हैं? तो जो शरीर की बनावट होती, ऑप्शन आपका सी सही है, शरीर की बनावट एंथ्रोमेट्रिक माप के द्वारा हम शरीर की बनावट को मापते हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, ना मैं किसी का कंपटीशन करता हूं। मैं एक शौक बस मैं ये फिजिकल एजुकेशन का क्लास लेता हूं कि मेरे अंदर का जो ज्ञान है वो मर ना जाए, खत्म ना हो जाए। हमारे छोटे बड़े भाई अगर इससे कहीं लाभ उठा लेते हैं तो अच्छी बात। बहुत टफ डिफिकल्ट क्वेश्चन का संग्रह हमारे लोग लेकर के यूट्यूब पे आ रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूं आप मत पढ़िए या आप पढ़िए, हम मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन सब वो क्या है, टीजीटी, हमारा एक सिलेबस टीजीटी है, तो हम टीजीटी की लेवल की पढ़ाई करें, न कि नेट और जेआरएफ की पढ़ाई करें। अगर नेट और जेआरएफ के तरफ हम जाएंगे तो हमारा टीजीटी नुकसान कर जाएगा। वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है एकदम मतलब वो टीजीटी पीजीटी में नहीं, वो नेट जेआरएफ वाले लोग पढ़ा रहे हैं और टफ क्वेश्चन आ रहा तो लोग सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। हमें नहीं करें, मेरा बहुत मैं अच्छा पढ़ाता हूं, मैं एक सहयोग करता हूं आपका। नेक्स्ट चलते हैं, आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, रोटेशनल बैलेंस टेस्ट का क्या मापता है? रोटेशनल बैलेंस टेस्ट क्या मापता है? तो डायनामिक बैलेंस मापता है। डायनामिक मतलब घूमते और दिशा बदलते समय बैलेंस मापा जाता है। घूमते और दिशा बदलते समय, जैसे आपने देखा होगा बैठ करके मैंने घूम करके बैट बॉल खेल दिया, दिशा बदल दिया मैंने फुटबॉल खेलते समय, तो कौन मापता है? तो डायनामिक बैलेंस, यानी हम कह सकते हैं जो रोटेशनल बैलेंस टेस्ट क्या मापता है? डायनामिक बैलेंस, घूमते दिशा बदलते समय बैलेंस मापा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं।
इनमें से वॉलीबॉल परीक्षण संबंधित है, इनमें से वॉलीबॉल परीक्षण संबंधित है। तो जो रसेल लेंज परीक्षण ये भी वॉलीबॉल से रिलेटेड है, ब्रेडी परीक्षण ये भी वॉलीबॉल से रिलेटेड है, हुक्स परीक्षण ये भी वॉलीबॉल से। तो ऑप्शन आपका डी सही है, सभी ऑप्शन आपका डी सही है, सभी। यानी वॉलीबॉल में जो एक चीज बता दें, वॉलीबॉल में स्मैशिंग को स्पैगिंग के नाम से भी जानते हैं। यानी अब स्पैगिंग को, जो स्मैशिंग होता है जिसको मतलब स्मैश करते हैं, उसको हम स्पाइकिंग के भी नाम से जानते हैं। तो आपका सही उत्तर इसमें डी है, और जो स्मैशिंग होता है उसको स्पाइकिंग के भी नाम से हम जानते हैं। आइए आगे चलते हैं। जो स्काट परीक्षण किस खेल से संबंधित है? स्काट परीक्षण, तो स्काट परीक्षण आपकी तैराकी से संबंधित, किससे संबंधित है? वो तैराकी से संबंधित है। बाकी इनका भी कोई मतलब तो होगा। बैडमिंटन, देखिए फ्रेंच शॉट सर्व परीक्षण, फ्रेंच शॉट सर्व परीक्षण किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। जॉनसन एवं नॉक्स परीक्षण, जॉनसन एवं नॉक्स परीक्षण किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से। मर्फी परीक्षण किससे संबंधित है? तो गोल्फ से। तो इस तरह से हमने इसका भी मतलब आपको बताने का प्रयास किया कि एक तीर से कई निशाने आप मारिए, समय बचाते। डायर टेस्ट संबंधित है, तो स्वाभाविक आप जानते हैं जो डायर टेस्ट है वो टेनिस से संबंधित है। यहाँ पे लॉकहार्ट और मैफरसन टेस्ट एवं मिलर वाल वाली परीक्षण ये किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। लॉकहार्ट मैफरसन टेस्ट एवं मिलर वाल वाली परीक्षण किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से। ये आपको मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया। चेंज ऑफ डायरेक्शन स्पीड, चेंज ऑफ डायरेक्शन स्पीड हैंडबॉल से। एक चीज मैं आपको बता दूं, कहीं कहीं हैंडबॉल चेंज ऑफ डायरेक्शन, तो चेंज ऑफ डायरेक्शन आप क्रिकेट में भी कर लेते हैं, चेंज ऑफ डायरेक्शन आप फुटबॉल में भी कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आप वहां पे अगर इस तरह का ऑप्शन आता है तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने इसमें ऑप्शन को नहीं दिया है तो हैंडबॉल से संबंधित है। और हीथ रोजर्स टेस्ट, हीथ रोजर्स टेस्ट सॉकर जिसको हम फुटबॉल से संबंधित, हीथ रोजर्स टेस्ट किससे संबंधित है? सॉकर फुटबॉल से संबंधित है। हैरिसन टेस्ट बास्केटबॉल परीक्षण, यानी हैरिसन टेस्ट जब आता है तो बास्केटबॉल से रिलेटेड है। आइए न समय गंवाते हुए, दिल की धड़कन का मापन यंत्र है, यानी जो हार्ट रेट है, दिल की धड़कन है, वो कैसे मापते हैं? तो स्टेथोस्कोप, अरे आला, मैं फिगर नहीं दे पाया हूं, आला जो डॉक्टर नहीं लिए रहते हैं उसी को स्टेथोस्कोप के भी नाम से जानते हैं। अब ये भी है तो इसका भी कोई मतलब है। स्फिग्नोमीटर रक्तदाब जिसको हमने अभी बताया है, बीपी मापते हैं। थर्मामीटर तो आप जानते हैं शरीर का ताप, और पेरीमीटर आंखों की कलर या क्षमता मापा जाता है, आंखों की कलर या क्षमता पेरीमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। जो थ्रोविंग इवेंट्स के भाले की दूरी नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र का नाम बताइए। भाई हमने ये श्याम नारायण सिंह का एक बुक पढ़ रहा था, उसमें आया, तो मैं बड़ा मतलब क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने जो ऑप्शन दिया था जो है मैजिक आई, मैजिक आई, यानी कह सकते हैं जो सही उत्तर ने दिया मैजिक आई से हम इसको मापते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि जो स्कोलिस नामक विकृति को किस यंत्र से मापते हैं? जो स्कोलियोसिस जो है विकृति, अभी मैं विकृति का भी जिक्र करूंगा, जो आपके स्पाइनल कार्ड में कहीं इस तरह से तो कहीं इस तरह से, तो इस तरह से है, विकृतियां हैं, उसको किससे मापते हैं? तो ऑप्शन ए सही है, जो स्कोलियोमीटर एंड स्पाइनोग्राफ, स्कोलियोमीटर एंड स्पाइनोग्राफ से जो स्कोलियोसिस विकृति है उसको हम इसके माध्यम से मापते हैं। स्कोलियोसिस नामक विकृति को हम स्कोलियोमीटर या जो स्पिनोग्राफ के माध्यम से नापते हैं। आइए इसका हमने एक फिगर आपको दिया है।
जो टाइप्स ऑफ स्कोलियोसिस है आपके यहाँ पे देख सकते हैं। जो हेल्दी है, एकदम सीधा है, यहाँ पे कहीं कोई विकृति नहीं है। यहाँ पे देखें जो थोरोसिस स्कोलियस है, यानी यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपका मूवमेंट है ऊपर। यहाँ लंबर स्कोलियोसिस मतलब यहाँ पे देखिए नीचे कटी प्रदेश जिसको हम कह सकते हैं, यहाँ पे जो है इसको हम कहते हैं लंबर स्कोलियोसिस। और यहां से लेकर के यहां तक बीच में है, या बीच में ना बहुत ऊपर है ना नीचे है, इसको हम कह सकते हैं थोराको लंबर स्कोलियोसिस। और यहाँ पे देखेंगे यहां भी है और यहां भी है, जिसको हम कंबाइन स्कोलियोसिस कहते हैं। तो ये जो विकृतियां होती हैं इसको स्कोलियोसिस हम बोलते हैं, जो हम आपने देखा कैसे उसको मापते हैं। नेक्स्ट, गुर्दे का अध्ययन कहलाता है। गुर्दे का अध्ययन कहलाता है तो नेफ्रोलॉजी। गुर्दे का अध्ययन कहलाता है नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन सी सही है। और गुर्दे को अंग्रेजी में किडनी बोलते हैं। गुर्दे को अंग्रेजी में किडनी बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। और इसके अलावा इसे हिंदी में इसको हिंदी में ब्रिक भी कहा जाता है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे कुछ हमने मिलान किया है, आप जान सकते हैं। जो साइटोलॉजी, जो कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, कोशिका मतलब सेल्स का जो अध्ययन करते हैं, उसको हम साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। मायोलॉजी, जो मांसपेशियों यानी मसल्स का अध्ययन करते हैं, उसको हम मायोलॉजी कहते हैं। कार्डियोलॉजी यानी हृदय के अध्ययन जो डॉक्टर करते हैं, उसको कार्डियोलॉजी। यहाँ पे देखिएगा क्रेनियोलॉजी मस्तिष्क का, केवल खोपड़िया का जो अध्ययन करता है उसको हम क्रेनियोलॉजी बोलते हैं, मस्तिष्क का अध्ययन करने वाले। लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। और न्यूरोलॉजी मानव शरीर की तंत्रिकाओं यानी ऑल बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है उसका हम अध्ययन करते हैं न्यूरोलॉजी में। ऑल बॉडी, चाहे खोपड़िया में हो चाहे बॉडी में हो, इन स्पाइनल कार्ड हो या जो जितने वेन्स हो, उन सब का अध्ययन करना न्यूरोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो इन दोनों में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, स्पीड प्ले विधि को किस नाम से जाना जाता है? तो वही मैं बताया, सहनशीलता एंडुरेंस के नाम से जाना जाता है। स्पीड प्ले को फार्टलेक, जो फार्टलेक के नाम से भी जाना जाता है। यह एक स्वीडिश शब्द है। एक कौन सा शब्द है? यह फार्टलेक जो एक स्वीडिश शब्द है जिसका अर्थ है गति से खेलना, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हमारा बहुत जल्दी ही आएगा किसी अच्छे टॉपिक से। अब टॉपिक्स वाइज क्लियर मैं करता जा रहा हूं कि कहीं से आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मैं चाहूंगा कि लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे ऊर्जा मिले और मैं और काम कर सकूं। धन्यवाद।